तो ये एक बड़ा आपने एनालिसिस यहाँ पे किया। तो मोटे तौर पे फार्मा सेक्टर पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हालाँकि देखना पड़ेगा जो डिटेल ऑर्डर व्हाइट हाउस से आता है, लीगल ऑर्डर, उसमें कहाँ पे क्या, चूँकि बहुत सारे डेफिनेशन अभी आने बाकी है कि ब्रांडेड किसको कहेंगे, जो ब्रांडेड जेनरिक भी हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, उसको क्या इसके दायरे में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। एक सेक्टर जो है वो पिछले दिनों लग रहा था कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वो था आईटी सेक्टर। लेकिन आईटी सेक्टर भी बड़ा मुसीबत में आ गया, मतलब 2.5% लो पर है। मैं देख रहा था कि यहाँ पे टीसीएस जैसी कंपनी अकेले 4 साल के लो पे पहुँच गई है। वैसे तो इस पे मैं जाऊँगा सुनील सुवर्णम साहब आपके पास, लेकिन जरा मैं अरुण मल्होत्रा साहब से इस पे राय ले लूँ मैं। देखिए, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इन सब का जो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ बिजनेस आता है वो यूएस डिपेंडेंट है। बट हम्म, उस तो जहां पर भी कहीं ना कहीं कोई बात आती है, यूएस की डिमांड, यूएस के टैरिफ, तो ये दो सेक्टर्स पे हम्म, सबसे पहले इम्पैक्ट आता है। बट फार्मा में मैं एक हम्म, चीज और कहना चाहूंगा कि जो जेनेरिक्स पे हमारे लोगों का फियर है कि उस पे आ जाएगा, जेनेरिक्स हम्म, एज ए परसेंटेज ऑफ द फॉर्मुलेशन कॉस्ट इज हम्म, वेरी वेरी स्मॉल। जेनेरिक्स क्या होता है, एपीआई है या कोई है जो वहां जाके आप उसको फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। सो वो हम्म, कॉस्ट में अगर लग भी गया कुछ टैरिफ, तो मुझे नहीं लगता कि हम्म, उतना इम्पैक्ट कहीं एक्सपोर्ट क्वांटिटी में आएगा। दूसरा, मोस्ट ऑफ द हम्म, यूएस इंडियन कंपनीज के यूएस में प्लांट्स हैं। तो अगर ब्रांडेड हम्म, फॉर्मुलेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ, तो वो कंपनीज क्या हम्म, करेंगी, एपीआई जिसपे टैरिफ नहीं है, वो यूएस में प्लांट पे ले जाएंगी और वहां से हम्म, फॉर्मुलेट करके यूएस हम्म, मार्केट्स में बेच। तो मुझे लगता है तो कि ये, कहीं ना, सॉरी, प्लीज प्लीज अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो ये जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना अभी फियर्स को एक्स्ट्रापोलेट किया जा रहा है कि पूरा बैन ना हो हम्म, जाए या ये ना हो जाए। आपको एक चीज फैक्टर और देखना है, सबसे पहले जो ट्रबल आती है ना, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, सबसे पहले करेंसी मार्केट में आती है। और करेंसी हम्म, हमारी 85 से चुपचाप पहुंच के 88.335 पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं वहां पर करेंसी को पहले स्टेबलाइज होना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये टैरिफ्स कम होंगे, प्रोडक्टिबिलिटी आएगी, तब मार्केट्स में ठहराव आएगा। अदरवाइज हम्म, नेक्स्ट 2-3 महीने मुझे लगता है ये मार्केट्स में टर्बुलेंस रहेगी, जिसको हम कहते हैं, टर्बुलेंस हम्म, रहेगी रहेगी। और जैसे ही आप अपना टाइम पीरियड स्ट्रेच करेंगे, तो आपको अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर आपको यहां से 12 महीने के अंदर अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। हालांकि चूंकि आपने वापस से फार्मा पे ले आया हमारी चर्चा को, तो एक सवाल मैं जरा अभिषेक अग्रवाल साहब आपसे पूछूं, चूंकि फार्मा पे जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, जेनरिक बनाने वाली कंपनियां उसकी हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरती से फिरोज अजीज साहब ने एक्सप्लेन किया कि फार्मा में बहुत सारे ऐसे भी कंपनियां जैसे कि हेल्थ केयर की कंपनियां हैं, हॉस्पिटल कंपनियां हैं। तो आपके हिसाब से अगर हमें फार्मा में कुछ या हेल्थ केयर सेक्टर में पोर्टफोलियो बनाना हो, तो हम लोग इधर ज़्यादा रुख करें, क्या ये ज़्यादा सही रहेगा? देखिए, फिलहाल सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करते हुए अगर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो फिर ये अभी भी पूरी तरह से अनसर्टेन है कि जो चल रहा है वो कंटिन्यू होगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल वो है, बिकॉज़ अगर यहाँ टैरिफ की पुल बैक हो गई और हमने हमारा एलोकेशन बदल दिया उन तरह की कंपनियों का जिनका एक्सपोज़र या तो यूरोप की तरफ ज़्यादा है या इंडिया की तरफ ज़्यादा है, और फिर एकाएक ये बदल हम्म, गया, तो फिर आप जो करेक्शन अभी देख रहे हो वो एकाएक वो रिवर्स होने में भी समय नहीं लगेगा। सो मैं इसको इतनी जल्दी से कंक्लूसिव वे में नहीं लेना चाहूँगा कि क्या हमारे लिए हेल्थ केयर या नहीं तो फार्मा एज़ अ ऐसा करिए, सेक्टर। एक चीज़ और मैं सवाल सीधा कर देता हूँ। हमें पैसा लगाना हो तो हम कहाँ लगाएँ? अगर फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर में लगाना हो तो? या फिर हमारा एक्सपोज़र हो तो हम क्या करें? देखिए, कोई भी जगह पे अगर हम देखें, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया के अंदर में हमारी जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी बहुत कम है। सो आप इंडिया हुँ, फोकस्ड कोई भी आप फार्मा जहाँ पे जिनका ज़्यादा परसेंटेज कंज़म्पशन यहाँ होता हुँ, है, उसको बिल्कुल आप देख हुँ, सकते हैं। और वो एक ऐसा हुँ, बेट है जो आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा, सब में फ़र्क ये होता है कि बस यहाँ पे कंपनी जो थोड़ी समय थोड़ा ज़्यादा लेगी और मार्जिन कम होती है। बिकॉज़ आप अमेरिकन कंपनीज़ में देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम जब एक्सपोर्ट हुँ, करते हैं तो हमारे पास मार्जिन बहुत बड़ा होता है खेलने के लिए। और वो एक हुँ, करेंसी में भी जब हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक डबल फायदा लेने की कोशिश कर रही होती है, जो डोमेस्टिक में आपको हुँ, वो प्ले करने को नहीं मिलता। बट देन आपके पास एक डिमांड है, ग्रोथ है, जो आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो रिलायबल है।
सो मैं अगर देखूंगा तो डोमेस्टिक पे ही, जो कि इंडिया का भी फोकस अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट का है वो भी है, और हमें भी रखना ही चाहिए, बिकॉज साइज ऑफ द कंट्री इज डेफिनेटली काफी बड़ी है इसे कैटर करने की। हाँ, मैं आऊँगा आपके पास सुनील सर, आईटी पे सवाल लेकर के नहीं, एक सवाल और फार्मा को लेकर, चूंकि मैं जब से शेयर मार्केट को देखना सुनना शुरू किया हूँ तब से हमेशा से फिरोज अजीज साहब एक चीज़ सुनता था कि जब पूरा मार्केट गिरने लगे, हाहाकार मच जाए, तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो बचा के रखता है आपको, और वो एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता है, और वाकई बचा हुआ भी था। लेकिन अब जो फार्मा की दीवार टूटी है, तो क्या कह सकते हैं कि ये जो धारणा थी मार्केट की, वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो गई, या फिर वन टाइम में है? क्या फार्मा भी नहीं वन बचेगा टाइम गिरावट में? नहीं, लक्ष्मण जी, फार्मा डिफेंसिव था और डिफेंसिव रहेगा मेरे हिसाब से। और ये जो मार्केट की करंट गिरावट है वो इतनी बड़ी गिरावट नहीं है। ऑफ कोर्स साइडवेज मूवमेंट, एक साल की एनिवर्सरी भी हो गई टाइम करेक्शन की। लास्ट ईयर सेम 24 सितंबर को सबसे पीक पे पहुंचे थे 26,200। तो आज एक साल पूरा हो गया, और आप 7-8% निफ्टी जैसी का इंडेक्स पे नीचे है। सो ये जो स्थिति है इसको हम फार्मा की डिफेंसिव नेचर को टेस्ट करने के लिए अच्छा पीरियड नहीं है। दीज आर साइडवेज मूवमेंट्स। अगर जैसे कोविड की क्रैश आई, वह फार्मा ऑफ कोर्स काफी स्टेबल रहा। तो आई डोंट थिंक दिस इज एन एबरेशन, टू आंसर योर क्वेश्चन। एंड फार्मा की जो डिफेंसिव नेचर है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि उसमें ग्रोथ भी कम मिलती है। आप देखें, अब यूएस की जो एक्सपोर्ट्स है हमारी 30.5 बिलियन की करीबन है, डॉलर्स में बोल रहा हूँ। 9.24% का इजाफा हुआ है उनकी एक्सपोर्ट्स में। तो एक्सपोर्ट्स की लास्ट 15-10 साल की धूम है, टू FY15 से FY16 से स्पेशली FY26 तक 7% की ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में यूएस की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स की। फ्रॉम $16 बिलियन वी हैव कम टू अबाउट $30 बिलियन। तो ये बहुत स्टेबल एक्सपोर्ट भी ग्रो हुआ है, बहुत ज्यादा भी नहीं ग्रो हुआ है, बहुत कम भी नहीं ग्रो हुआ है। लास्ट ईयर 9% ग्रो हुआ है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक फार्मा डिफेंसिव आज नहीं दिख रहा होगा। ऑल फॉल्स डाउन जैसा कुछ स्थिति है, बट आई थिंक फार्मा विल स्टैंड बैक एज its reputation of being a defensive sector. नहीं, वो ये सवाल मैं इसलिए भी पूछा, क्योंकि होता क्या ना, मतलब साइकोलॉजिकली मार्केट को छोड़ भी दें, कि आपके देश की सुरक्षा का या फिर आपके घर की सुरक्षा का सबसे जो मेन दरवाज़ा है, कि उसको तो कोई भी आके बाकी दरवाजे तोड़ देंगे, उस दरवाजे को कोई नहीं तोड़ पाएगा, भले ही कितना भी संकट ना हो। जब वो दरवाज़ा टूट जाता है ना, तो फिर लगता है कि अब तो मामला वाकई बड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये लक्ष्मण जी, उस दरवाजे को मैं टूटता तब बोलूंगा जब अर्निंग्स चली जाएगी। देखो, कैपिटल मार्केट्स में जो प्रॉक्सी है वो इतनी अच्छी प्रॉक्सी नहीं है। कोई कह रहा था मैं गोल्ड नहीं खरीदूंगा, गोल्ड की माइनिंग की कंपनियां खरीदूंगा, तो फिर मैंने उनकी कोरिलेशन चेक की, -0.2 की कोरिलेशन आई। कैपिटल मार्केट में लोग खरीद रहे बेच रहे हैं शेयर, माना कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस। सो मैं उस दरवाजे को टूटता नहीं मानता प्राइस के आधार पे, बट उनकी एक्चुअल यूटिलिटी खत्म हो जाए, उनकी अर्निंग्स खत्म हो जाए, इंडिया में कंजम्पशन खत्म हो जाए ड्रग्स की, तब मैं मानूंगा कि यार वो दरवाजा टूट गया।